Hello, IGNU students. Welcome back to my channel Mastering Education today. आज के वीडियो में हम लोग BCOC 132 के टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये पीडीएफ में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे ये पिछले 10 साल के पेपर पर बेस्ड हैं। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत बार पेपर में रिपीट हुए हैं, तो 90% चांसेस हैं कि आपके कल के पेपर में भी ये क्वेश्चंस रिपीट होकर आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक एक करके क्वेश्चंस को समझेंगे। आपका काम है एक नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ ताकि जो मैं कीवर्ड्स बोलूँ, जिन वर्ड्स पे मैं थोड़ा जोर दूँ, आप वो चीज़ें याद रखना। बाकी मैंने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सब इसमें हाईलाइट कर रखे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीचर्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है बिजनेस को कैसे स्ट्रक्चर किया गया है और कैसे मैनेज किया जा रहा है ताकि वो अपने गोल्स वगैरह सब अचीव कर सके। ठीक है, ये होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। देखो, इंडिया में ना अलग अलग साइज और नेचर के बिजनेस होते हैं, इसलिए इसके अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग एक एक करके वो सारे फॉर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो, इसका मतलब होता है बिजनेस का ओनर भी एक ही है और मैनेजर भी वही है। ठीक है, यानी कि इसमें बिजनेस ओनर और बिजनेस अलग नहीं होते, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ पे देखो, मैंने सारे फीचर्स वगैरह मेंशन कर रखे हैं कि एक ही इंसान होता है जिसके पास सारा डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब अगर बिजनेस को लॉस हुआ तो ओनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी यूज हो सकती है। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी ये। इसका फ़ायदा क्या क्या है, इसके फ़ायदे ये हैं कि बिजनेस स्टार्ट और क्लोज करना बहुत इजी होता है और डिसीजन भी जल्दी लिए जाते हैं। पर प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि इसमें कैपिटल वगैरह बहुत लिमिटेड होता है क्योंकि आपकी पर्सनल सेविंग्स वगैरह पे बेस्ड होती है ये। ओके, इस टाइप का बिजनेस हो सकता है आपकी छोटी दुकान, कोई सैलून या फिर कोई लोकल शॉप वगैरह, या फिर हम जितने ऑनलाइन बिजनेसेस देखते हैं स्मॉल बिजनेसेस, वो सब भी। ओके, दूसरा आ जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं। ओके, सब कुछ एक पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होता है, यानी कि उसमें सब कुछ लिखा होता है उस डीड में कि किसको प्रॉफिट में कितना मतलब मिलेगा, परसेंटेज कितना, लॉस में शेयर करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, ये सब। ठीक है, इसमें भी एक ही चीज होती है कि इसमें लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है और सारे पार्टनर्स जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ओके, इसका फायदा ये है कि कैपिटल और स्किल्स इसमें ज्यादा होती हैं क्योंकि लोग मिलकर काम करते हैं। इस टाइप के बिजनेस आपको जो मिलेंगे वो मीडियम साइज बिजनेस होंगे, जैसे कि कोई लॉ फर्म, सीए फर्म या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं थर्ड, दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस हिंदू लॉ के अंडर चलता है और सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसके फीचर्स देखें तो इस बिजनेस का हेड होता है कर्ता, जो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं। ये आपको टर्म याद रखना है, पेपर में ये मेंशन करना ज़रूरी है। ओके, इसके फीचर्स वगैरह देखें तो एक तो मेंबरशिप बाय बर्थ होती है, सिर्फ फैमिली मेंबर ही होते हैं। कर्ता मैनेजर होता है। मेंबर्स की लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है एक्सेप्ट कर्ता। ठीक है, बाकी इसमें कॉन्टिन्यूटी होती है, मतलब मेंबर के डेथ से बिजनेस बंद नहीं होता, आगे कोई ना कोई इस बिजनेस को चलाता है। ये देखा जाए तो इंडिया के ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेसेस जैसे कि कोई भी ट्रेडिंग वगैरह हो गई या हैंडीक्राफ्ट में जो लोग हैं बड़े बड़े बिजनेस, उनकी बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, फोर्थ टाइप। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है लोग अपनी म्यूचुअल हेल्प के लिए वॉलेंटरली एक साथ आते हैं। ठीक है, इसमें जो है एक तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है फ्रीली, सबसे पहली चीज। ठीक है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वन मेंबर वन वोट, चाहे पैसा ज्यादा हो या कम। ओके,
इसमें मेन मोटिव जो होता है वो होता है प्रॉफिट से ज़्यादा मोटिव होता है सर्विस का। ओके, जैसे कि जितने भी वीकर सेक्शंस होते हैं उनकी बात कर रही है, ठीक है। इसमें लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती है और ये सोसाइटी लीगली रजिस्टर्ड होता है। इसमें आपके बेसिकली आ जाएंगे फार्मर्स, कंज्यूमर्स एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स वगैरह। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है इसमें, जो लॉ के थ्रू क्रिएट होती है। ओके, कंपनी का अपना सेपरेट आइडेंटिटी होता है और शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ये बहुत बड़ी कंपनीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल ज्यादा होता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और कंपनी डेथ के बाद भी कंटिन्यू करती है। मेन चीजें सेम थोड़ा बहुत हिंदू वाली फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग हो गया। ओके, ये इसमें बेसिकली आपके लार्ज स्केल बिजनेस आ जाते हैं, जितने भी आईटी कंपनीज वगैरह होती है, बैंकिंग होती है, वो सब। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी के दो टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ओके, इसका कंक्लूजन वगैरह जो होगा उसमें आप ये लिखोगे कि हर फॉर्म के अपने फायदे और लिमिटेशंस होते हैं, इसलिए बिजनेस का नेचर, साइज और रिस्क के हिसाब से हमें ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अ वेरी इजी क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आते तो आपको जरूर करना चाहिए। पहले समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है। देखो, एचआरएम का मतलब होता है लोगों को मैनेज करना जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। एचआरएम जो है वो यूजुअली इंश्योर करता है कि राइट पर्सन राइट जॉब राइट टाइम पर करे और एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेटेड रहे, उसको उसका सेटिस्फैक्शन रहे, ठीक है। देखो, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं, क्योंकि बिना लोगों के मशीन और पैसा कुछ काम नहीं कर सकता। इसलिए एचआरएम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी कंपनी का। ओके, अब हम देख लेते हैं कुछ फंक्शंस एचआरएम के, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं मैनेजेरियल फंक्शंस। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के लिए मैन पावर का प्लान बनाना, कितने लोग चाहिए, किस टाइप के चाहिए, ये सब प्लानिंग में आता है। ओके, फिर आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है एम्प्लॉयज को गाइड करना, मोटिवेट करना और उनको सुपरवाइज करना। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों को कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है और अगर गैप होता है तो करेक्शन की जाती है। ओके, ये हो गए सारे मैनेजेरियल फंक्शंस। अब हम बात करते हैं एचआरएम के ऑपरेटिव फंक्शंस की, जिसमें सबसे पहला फंक्शन आ जाता है आप लोगों का रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना अपनी कंपनी की तरफ, और ये ध्यान रखना कि वो लोग रहें उस कंपनी में। ओके, दूसरा आ जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना जो बहुत सूटेबल है। इसमें काफी सारे स्टेप्स आते हैं जो यहाँ पे मेंशन्ड है। ओके, थर्ड होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इससे एम्प्लॉयज के स्किल्स वगैरह इंप्रूव होते हैं। फोर्थ आपका आ जाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी कि एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना और उसके बेसिस पे उसका सैलरी का इंक्रीमेंट, प्रमोशन के डिसीजन, ये सब लेना। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉम्पनसेशन मेथड्स, इसमें सैलरी, वेजेस और इंसेंटिव्स वगैरह आते हैं। और नेक्स्ट आ जाता है फिर एम्प्लॉई वेलफेयर, यानी कि उनकी सेफ्टी, हेल्थ और फैसिलिटीज इस सब में शामिल होती है। लास्ट फंक्शन होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसका मतलब होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच गुड रिलेशंस मेंटेन करना, कोई भी कंप्लेंट्स वगैरह है, कोई बार्गेनिंग है तो उसको हैंडल करना। ओके, इनके इंपॉर्टेंस यहाँ पे दे रखे हैं जो हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर लिए हैं। इसके कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि एचआरएम ऑर्गेनाइजेशन को प्रोडक्टिव बनाता है और एम्प्लॉयज को जो है सेटिस्फाइड रखता है। इसलिए एचआरएम बिजनेस का एक बहुत ही ज्यादा इसेंशियल, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है डिफाइन अ कंपनी, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ अ कंपनी, यानी कि कंपनी का मतलब क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं और कितने इसके टाइप्स आ जाते हैं। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कंपनी क्या होती है। देखो, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है जो लॉ के अंडर बनाई जाती है। आप ऐसे ही कोई भी कंपनी नहीं खड़ी करते,
कंपनीज एक्ट के अंदर आकर आपकी कंपनी खड़ी होती है। ओके, कंपनी का अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, प्रॉपर्टी ओन कर सकती है। ओके, ये मीनिंग एंड डेफिनेशन यहाँ पे बता रखी है, कोई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। ओके, इसके क्या क्या काम होते हैं वो सब यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, शॉर्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत ईजी है। सबसे पहले देखो, एक तो ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है इसकी, ठीक है, यानी कि अपने नाम पे प्रॉपर्टीज ले सकते हैं कंपनी के नाम पे, वो सब। फिर ये होता है इसकी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, इसके लीगल राइट्स ड्यूटीज सब कुछ होते हैं, इसमें बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स आ जाते हैं, इसकी लाइबिलिटी वगैरह लिमिटेड होती है, ठीक है। इसकी परपेचुअल सक्सेशन होती है, यानी कि डेथ वगैरह के बाद भी कंपनी को अफेक्ट नहीं करता, कंपनी रहती है उसके बाद भी। नेक्स्ट, एक कॉमन सील होती है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे वो सील लगती है, ऑफिशियल सिग्नेचर कहा जाता है उसे कंपनी के। शेयर्स वगैरह का ट्रांसफर हो सकता है, कैपिटल लार्ज होता है और इसका मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और इसका मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशनल होते हैं, यानी कि प्रोफेशनल लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह इसका जो है सब कुछ मैनेज करते हैं। ओके, अगर हम टाइप्स देखें तो टाइप्स भी बेसिस पे आते हैं, यानी कि सबसे पहला होता है एक तो लाइबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये होता है एक टाइप। फिर होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ओके, ये नॉन प्रॉफिट होती है बेसिकली। और एक होती है अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, ये रेयरली होती है, ऐसी कंपनीज नहीं करती ज्यादातर एग्जिस्ट। फिर आती है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स की कितने लोग हैं कंपनी में। सबसे पहले आ जाती है प्राइवेट कंपनी, इसमें मिनिमम 2 या फिर मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी आती है आपकी पब्लिक कंपनी, इसमें मिनिमम 7 लोग होने ही चाहिए और इसके शेयर्स वगैरह जो है वो इजी ट्रांसफर हो सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो, इसमें आपको कंक्लूजन में भी यही लिखना है कि कंपनी लार्ज स्केल बिजनेस के लिए बेस्ट फॉर्म है और इकोनॉमी में इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। ओके, ये वाला क्वेश्चन इजी है, आप इसको इस पीडीएफ से पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आपको हेडिंग्स वगैरह बहुत अच्छे से याद रखनी है आंसर लिखने के लिए अपने। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्रिएट्स न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। वेरी इजी क्वेश्चन, एक जनरल क्वेश्चन है, आप इसको जनरली भी लिख सकते हो। पहले हम समझते हैं कि ये होता क्या है, इनोवेशन का मतलब क्या होता है। देखो, इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना। कोई इनोवेशन हो रहा है तो उसमें तुम्हें कुछ ऐसी चीजें पता लगी जिसको तुम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, है ना। और टेक्नोलॉजिकल चेंज का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना अपने बिजनेस में। ओके, देखो, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, मीनिंग देख लिया, अब हम देखेंगे कि इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कैसे बनती हैं, ठीक है। देखो, टेक्नोलॉजी से न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स वगैरह, तो हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन का यूज कर कर नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। हम इससे मार्केट एक्सपैंड कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ये सब। हम लोग कॉस्ट कम कर सकते हैं ऑटोमेशन से, ठीक है, एफिशिएंट यूज करके चीज़ों का, लेबर कॉस्ट भी कम कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करना, हम लोग हायर प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज कर कर, स्पीड, एक्यूरेसी ये सब बढ़ा सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट होता है हम नई इंडस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एप्स वगैरह या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, ये सब। उसके बाद हम कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर कर सकते हैं, कैसे, टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग अपने कस्टमर्स को बेटर जान सकते हैं और हम CRM देख सकते हैं, यानी कि कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। ओके, तो ये होते हैं इनोवेशन या फिर टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस जिसको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने 8 एडवांटेजेस दे रखे हैं, अब अपने पेपर में 5 भी लिखा होगा तो दैट इज मोर देन इनफ। ओके, चैलेंजेस वगैरह क्या आते हैं इसमें, लिमिटेशंस क्या होती है टेक्नोलॉजी की। एक तो हाई कॉस्ट होता है, महंगी है टेक्नोलॉजी, हमें पता है। इसके लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, और इसका रिस्क होता है हमेशा, डेटा लीक या फिर डेटा हैकिंग का रिस्क होता है, तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। इसके कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी बिजनेस को कॉम्पिटिटिव और सस्टेनेबल बनाने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, दैट इज व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स टू बिजनेस, यानी कि इसका क्या
रोल है और ये कैसे बेनिफिट करती है एक बिजनेस को। सबसे पहले समझते हैं CSR होता क्या है। CSR का मतलब होता है बिजनेस का सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना। यानी कि हम कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बना सकते जो हमारी सोसाइटी को या फिर हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो भी बिजनेस है वो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, सिर्फ प्रॉफिट कमाना ही नहीं बल्कि सोसाइटी और एनवायरनमेंट का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या क्या होते हैं इसके CSR के। सबसे पहले तो CSR कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करता है, बिकॉज कस्टमर्स प्रेफर करेंगे एक ऐसी कंपनी जो सस्टेनेबल हो और हमारे एनवायरनमेंट या फिर लोगों को हार्म ना कर रही हो। दूसरा आता है ये कंट्रीब्यूट करता है सोशल डेवलपमेंट में, जैसे कि इलिटरेसी, पुअर हेल्थ केयर, इस सबको मैनेज करने में। तो इन शॉर्ट ये नेशन बिल्डिंग में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने में, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करना, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज करना, इस सब में। फोर्थ आ जाता है इन्हांस करना एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, यानी कि बेटर वर्किंग कंडीशंस देना लोगों को, लोगों की हेल्थ वगैरह सही रहे, इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी, बिजनेस के रिस्क वगैरह खत्म करता है और ये ध्यान रखता है कि ऑपरेशंस जो है बिजनेस की वो स्टेबल रहे। ओके, अब इससे बेनिफिट क्या क्या होता है बिजनेस को। सबसे पहले तो कस्टमर सपोर्ट मिलता है, ज्यादा लोग केयर करते हैं इस बिजनेस की, बिकॉज अगर आपका बिजनेस एक सोशली रिस्पॉन्सिबल है, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहा और लोगों की तरफ रिस्पॉन्सिबल है, तो लोग उसको एक एडवांटेज देंगे। ओके, आपके गवर्नमेंट के साथ बेटर रिलेशंस बनेंगे बिकॉज आप एनवायरनमेंट को हार्म नहीं कर रहे। लोगों का रिटेंशन अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा आपकी कंपनी की तरफ। आपका फाइनेंस वगैरह भी इंप्रूव होता है बिकॉज आपकी ब्रांड इमेज बहुत अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। आपके रिस्क वगैरह कम रहते हैं, लीगल आप पे कोई पेनल्टी नहीं लग सकती बिकॉज आप कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये सब आ गए इसके CSR के बेनिफिट्स। इसके कंक्लूजन में आप यही लिखोगे कि CSR आज के टाइम में ऑप्शनल नहीं है बल्कि एक बिजनेस की नेसेसिटी होता है, बिकॉज एक बिजनेस का काम होता है नेचर और अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना उतना ही जितना उसका काम है प्रॉफिट कमाना। ओके, तो ये हो गए हमारे 5 ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पेपर BCOC के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये ध्यान रखना है, आपका पेपर कल है, ये 5 क्वेश्चंस आपको मैंडेटरी करके जाने हैं। अगर आपको PDF चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना PDF। अगर आप चाहते हो मैं इसके 5 बचे हुए क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 to 10 भी पोस्ट करूं, तो आपको नीचे कमेंट करना है 2। अगर आप नीचे कमेंट करोगे नंबर 2 तो मैं समझ जाऊंगी कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए। अगर इस वाली वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स रहता है और काफी सारे कमेंट्स आते हैं तो ही मैं इसका पार्ट 2 डालूंगी, अदरवाइज नहीं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना PDF एंड आई विल सेंड यू द लिंक। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।